व्हाट इज ट्रायंगल लॉ, है ना, और उसके ऊपर बहुत सारे कसरत भी हम लोग कर चुके हैं। चलिए ट्रायंगल लॉ के इर्द गिर्द अगर सोचेंगे तो काफी सारे नए चीज हमारे सामने आते हैं। हमें मालूम था कि जो ट्रायंगल लॉ है, वो ट्रायंगल लॉ है क्या कहता है ये, कि कहता है कि अगर ये वेक्टर के साथ आपको ये वेक्टर को जोड़ना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या करना था आपको, करना ये था कि आपको ए के साथ बी को ऑर्डर में लेना है, बी को ऑर्डर में ले लिए तो ए का टेल से बी का हेड को जोड़ दीजिए, जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसको आप आर कहोगे। आर क्या है, इट इज ए प्लस बी। ये आपको जानकारी है, कोई नई चीज इसमें है नहीं। मैं यही चीज को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा दूसरा तरीके से करना चाहता हूं, एंड आई विल कॉल दैट एज ए न्यू लॉ कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। मैं आपको डेफिनेशन लिखा के डराऊंगा नहीं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बोल रहा है कि ए और बी वेक्टर दोनों को जोड़ना है, तो ठीक है, तो ए से जोड़ो, ए हो गया, ये बी हो गया। ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे, वी वर टेकिंग देम इन ऑर्डर, ए लिए बी लिए। अब बोले नहीं, डोंट टेक देम इन ऑर्डर, टेक देम एज को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट एक जगह होना चाहिए। आप ले लो ए, आप ले लो बी, हाँ ऐसे। नाउ द टू वेक्टर्स आर नॉट टेकन इन ऑर्डर, दे आर टेकन एज co-initial vector, means starting point is same. Now you see clearly they are representing the two sides of a parallelogram. Complete the parallelogram. Yes, complete कर ली। अब what is the sum of the two vectors? What is the resultant? That is what is this? बोले सर ये नई चीज क्या है इसमें, तो हम जानते थे, हम ए के साथ बी को यहाँ जोड़ते थे, आर निकालते थे। आप कुछ नया तो नहीं किए, नहीं कुछ भी नया नहीं किया हूं, कुछ भी नया नहीं किया हूं, लेकिन अभी इसको समझने में आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सामने आ जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सामने आ जाएंगे, आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो अगर ए और बी दिया गया है, यूजिंग ट्रायंगल लॉ यू एड लाइक दिस, यूजिंग पैरेललोग्राम यू एड लाइक दिस। पैरेललोग्राम लॉ से एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रहा है, वो नोट करने की लायक है कि सपोज हम कहेंगे ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है, ये ए और ये बी है। एक वेक्टर काफी बड़ा है, दूसरा वेक्टर काफी छोटा है। देखो अब मैं इसका पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ना चाहता हूं। जोड़ने के बाद देखता हूं कि जो रिजल्टेंट है वो दिखने में कुछ ऐसा दिख रहा है। ये कौन है, ये रिजल्टेंट भैया। अच्छा, तो क्या आप देख के बता सकते हो ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है ये कौन सा वेक्टर के साथ ज्यादा एंगल कर रहा है, ए के साथ कि बी के साथ? ए के साथ। यस, मतलब बड़ा वेक्टर के साथ छोटा एंगल, छोटा वेक्टर के साथ बड़ा एंगल, ये समझ में आ रहा है। दूसरा चीज ये है कि अगर ए और बी दोनों बराबर साइज के हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, अब जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा। और वो ए के साथ ज्यादा एंगल करेगा कि बी के साथ ज्यादा एंगल करेगा? नहीं, बराबर एंगल करेगा। ये चीज हमें समझ में इसलिए आया क्योंकि हम ट्रायंगल लॉ को कुछ दूसरे रूप से समझने की कोशिश किए। ऐसे ही चीजों को आज हम लोग देखेंगे जो ट्रायंगल लॉ के अंदर छुपे हुए हैं। तो क्या कंक्लूजन मिला पैरेललोग्राम लॉ से? कंक्लूजन ये मिला कि रिजल्टेंट वेक्टर makes smaller angle with bigger magnitude vector, bigger magnitude vector.
बिगर मैग्नीट्यूड वेक्टर। हाँ, ये समझ में आया। एंड ऑब्वियसली इट मेक्स बिगर एंगल विथ स्मॉलर मैग्नीट्यूड वेक्टर। ये तो समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है। एंड बिगर स्मॉलर एंगल, बिगर एंगल विथ स्मॉलर मैग्नीट्यूड वेक्टर, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं। और भी क्या समझ में आया? समझ में ये आया, इफ वेक्टर्स आर of equal magnitude, then the resultant makes equal angle with them। क्या ये चीज समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि इतना सिंपल है और आप लोग इतने दमदार लड़के हो। रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, अगर ये चीज समझ में आया तो ये इतना सारा चीज बताने के बाद ये चीज को क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, काफी क्वेश्चन जिसको कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन रहेगा। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जांपल पे, ध्यान से देखना। टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस pull a block, two horizontal forces of same magnitude, pull a block, किस डायरेक्शन में? pull a block along 30 degree east of north and 20 degree north of east. Find in which direction the block will move। थोड़ा सोचो, हड़बड़ा के आंसर मत दो, पहले सोचो। बड़ी खूंखार क्वेश्चन है, इतना आसानी से नहीं बनने वाला। अनलेस अनटिल यू मेक यूज ऑफ प्रॉपर फंडामेंटल। तब तक आप सोचो, तब तक ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, इसको ठीक से लिखता हूं। वेक्टर मेक्स स्मॉलर एंगल with bigger magnitude vector and bigger angle with smaller magnitude vector, and if the vectors are of equal magnitude then the resultant makes equal angle with both of them। चलो पहले हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं, जस्ट ए मिनट बेटा, देखते हैं। 50 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। चलिए मैं निकाल के देखता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, कर लोगे, लेकिन जो वीडियो देख रहे होंगे वो तो चौंक रहे होंगे, अरे बच्चे कैसे कर लिए, 20 डिग्री का कैलकुलेशन कैसे कर लिए, वो सोच रहे होंगे। चलो देखते हैं। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ का ईस्ट के तरफ 30 डिग्री, ये पहला वेक्टर ए, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट है। दूसरा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ये 30 डिग्री। 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट का नॉर्थ के तरफ 20 डिग्री, ईस्ट का नॉर्थ के तरफ 20 डिग्री, बराबर मैग्नीट्यूड की वेक्टर है, ये 20 डिग्री है। अगर ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं
तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों के बीचों बीच रहेगा। ये बात सबको समझ में आ गया। दिस विल बी द रिजल्टेंट, है नहीं? ये हो गया रिजल्टेंट और ये हो गया बी। अच्छा ये 20 है, ये 30 है, 50 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 40। ये पूरा एंगल कितना होगा? 40, है कि नहीं? क्योंकि तीनों एंगल मिलके 90 होते हैं। ये 40 हुआ और ये आर जो दोनों का बीचों बीच है, मतलब ये एंगल कितना होगा? 20। मतलब आर ईस्ट के साथ क्या एंगल कर रहा है? 20 + 20 40। सो नेट फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ आर, तो बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में लिखेंगे बॉडी मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ आर, वेक्टर आर, दैट इज कौन सा डायरेक्शन है? ये 20, ये 20, तो क्या लिखेंगे? 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आस्था पाड़ी, आर यू प्रेजेंट? You are not telling any answer? Sir? Cooperate in the class, participate in the class. Yes, sir. I am telling Asta Padi, Asta Sani is telling. Participate in the class. Everyone should participate. It is coming out to be 40 degree north of east. तो देखो ना कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था और हमें समझ में आ गया, है कि नहीं? कितना मस्त है। तो हम लोग क्या देखे? ट्रायंगल लॉ से तोड़ मरोड़ के कोई एक नया लॉ निकाले, बड़ा इंटरेस्टिंग था। चलो और भी एक इंटरेस्टिंग लॉ निकालेंगे। ये ट्रायंगल लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ हो, ये सारे का एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन बताओ? दो वेक्टर जोड़ने के लिए दिया गया तो कर लोगे। कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं तो हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। कोई बॉडी के ऊपर 6 फोर्स आ रहे हैं तो अब तो ट्रायंगल लॉ नहीं बता सकता, लेकिन ट्रायंगल लॉ की मदद से हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं एंड विल सी, विल कॉल इट पॉलीगॉन लॉ। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। हाँ सर, आपका वीडियो बार बार ब्लर हो जा रहा है। फिर बार बार सही भी तो हो जाता है। जब भी रात होता है हम सूरज उगने की उम्मीद रखते हुए वेट करते हैं। जब भी ब्लर होता है फिर से सही हो जाएगा, ऐसे सोच के वेट करो और देखो आ जाएगा। क्योंकि ब्लर क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ योर इंटरनेट और माई इंटरनेट, और बीच का इंटरनेट मालूम नहीं है। पॉलीगॉन लॉ ये क्या कहता है? इसका काम है टू एड ए नंबर ऑफ वेक्टर्स। दूसरा हुआ उससे ग्राफिकल अप्रोच है, इसका कोई न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं है ना? इससे ग्राफिकल अप्रोच टू एड ए नंबर ऑफ वेक्टर्स, बहुत सारा वेक्टर को अगर जोड़ना है। चलो मैं आपको अभी ट्रायंगल लॉ की मदद से ढेर सारा वेक्टर को जोड़ने की बात करता हूं। थोड़ा ध्यान से देखो। सपोज हमें जोड़ना है, ये एक वेक्टर है ए, हाँ, और इसके साथ जोड़ना है ये एक वेक्टर है बी। ठीक है, दो वेक्टर जोड़ना होता तो फटाफट कर लेते, लेकिन और भी वेक्टर जोड़ना है सी। चलो मानते हैं कि और एक वेक्टर जोड़ना है डी, और हमें निकालना है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीस वेक्टर्स। तो अगर ये सारे को जोड़ने की कोशिश करें तो हम कैसे शुरू करें, कैसे करें? तो एक काम करेंगे, पहले ए और बी को जोड़ देंगे, नहीं जो होगा उसके साथ सी को जोड़ देंगे, फिर जो होगा उसके साथ डी को जोड़ देंगे। ये तो यूजुअल प्रोसेस है, नहीं? तो ये चारों को जोड़ना है, पहले ए और बी को जोड़ेंगे, जो होगा जो रिजल्टेंट निकलेगा उसके साथ सी को जोड़ देंगे, जो रिजल्टेंट निकलेगा उसके साथ डी को जोड़ देंगे, और हमारा सारा चीज हमें मिल जाएगा। चलो शुरू हो जाते हैं। ए और बी को जोड़ेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना क्या हो रहा है। हुआ क्या? मैं दिया पहले ए और उसके साथ जोड़ दिया बी। अब जो रिजल्टेंट हुआ कैसा हुआ सोचो तो। ए और बी जो लिखे तो रिजल्टेंट हुआ कैसे हुआ, है ना? रिजल्टेंट हुआ इज कमिंग आउट टू बी लाइक दिस,
फिर ए और बी आर एडेड, रिजल्टेंट हो गया ऐसे। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट ऐसा हुआ है, सोचो ये रिजल्टेंट का नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? ए प्लस बी। अच्छा, ए प्लस बी के साथ सी को जोड़ना है यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ए वेक्टर के साथ सी को जोड़ना है यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो हम क्या करेंगे? तो मतलब सी को ए प्लस बी के साथ ऑर्डर में लेंगे, ये हो गया सी। अभी ए प्लस बी के साथ सी जुड़ जाएगा, क्या मिलने वाला है? थोड़ा ध्यान से देखे तो ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया ऐसे। फाइनली हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी मिल गया, ये मिल गए, और भी डी को जोड़ना है, मतलब इस वेक्टर के साथ डी को जोड़ना है। तो डी को इसके साथ ऑर्डर में लीजिए, ये हो गया डी। डी को लेने के बाद हमें क्या मिल गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सब कुछ मिल गया, दिल मेरा खिल गया, है ना? देखो मिल गया ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यस 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 यस, चार वेक्टर को जोड़ दिए यूजिंग ट्रायंगल लॉ। लेकिन क्या सीखे हम इसमें से? सीखे क्या इसमें से? बड़ा इंटरेस्टिंगली, क्या हर बार मुझे ऐसे चार वेक्टर को जोड़ने के लिए 3 बार ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना पड़ेगा? अरे नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो तो हम ए के साथ बी को ऑर्डर में लिए, बी के साथ सी को ऑर्डर में लिए, सी के साथ डी को ऑर्डर में लिए, और यहां से यहां तक जोड़ दिए, है ना? तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ। हाउ टू ऐड ए नंबर ऑफ वेक्टर्स। बहुत सारा वेक्टर को अगर आपको जोड़ना है, अब सारा वेक्टर को ऑर्डर में ले लो। The closing side of the polygon taken in reverse order will give you the sum of resultant, है ना? तो वही चीज को अभी मैं थोड़ा लिटरली लिखना चाहता हूं पॉलीगॉन लॉ का। ये आपको काफी आइडिया देगा काफी जगह पे। देखिए क्या बोल रहा है पॉलीगॉन लॉ, क्या बोल रहा है? When a number of vectors are taken in order, representing consecutive sides of a polygon, then the closing side of the polygon taken in reverse order, closing side of the polygon taken in reverse order represents or graphically represents the resultant। क्या खतरनाक स्टेटमेंट है! कहां से मिला? वही ट्रायंगल लॉ से मिला, कुछ नया नहीं किया हूं मैं। बहुत सारा वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से जोड़ दिया, जो दिखा वही लिख दिया। क्या दिखा कि अगर हमें ढेर सारे वेक्टर को जोड़ना है, सपोज आई वांट टू ऐड ए नंबर ऑफ वेक्टर्स, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबको जोड़ना है, ठीक है? ये सारा वेक्टर को हमें जोड़ना है, ए बी सी डी, और भी जोड़ सकते हो ई एफ जी एच करके। कैसे जोड़ोगे? क्या करना है? टेक ए, उसके साथ ऑर्डर में ले लो बी, उसके साथ ऑर्डर में ले लो सी, ठीक है ना? ये सी है, ये बी है, ये ए है, उसके साथ ऑर्डर में ले लो डी। यस, नाउ दे आर ट्राइंग टू ट्रेस द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। दिस साइड इज स्टिल ओपन, इसको क्लोज करेंगे तो ये पॉलीगन बनेगा। द क्लोजिंग साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर। ऑर्डर में लेते तो ए से आ जाता है, रिवर्स ऑर्डर मतलब ऐसे, विल गिव यू ए प्लस बी
प्लस सी प्लस डी। है ना आसान? इजी है कि डिफिकल्ट है? Yes, sir. Yes, sir. ढेर सारे वेक्टर को जोड़ना है और सम हो जाएगा दी क्लोजिंग साइड ऑफ दी पॉलीगॉन। आप लोग लिख लीजिए इसको। तो ये चीज देखने के बाद और एक चीज समझ में आया कि जब हम सारा वेक्टर को ऑर्डर में लिए, द क्लोजिंग साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर गिव्स द रिजल्टेंट। लेकिन अगर बात ऐसा हुआ कि सारा वेक्टर को ऑर्डर में लेते 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 पता चला वो खुद ही क्लोज हो गए और कोई क्लोजिंग साइड बचा ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। इन दैट केस व्हाट यू विल से ऑफ द रिजल्टेंट? सपोज हम कहेंगे ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है? अरे कोई क्लोजिंग साइड तो बचा ही नहीं, रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो। यस, ठीक है। मतलब ये हुआ कि if a number of vectors taken in order form a closed polygon, if a number of vectors taken in order form a closed polygon, then their resultant is zero। तो क्या लिखेंगे? If a number of vectors taken in order form a closed polygon, then their resultant is zero। ये चीज सबको समझ में आया? जैसे मैं कहूं कि A एक वेक्टर है, B एक वेक्टर है, C एक वेक्टर है, D एक वेक्टर है, E एक वेक्टर है, तो व्हाट यू विल से? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो ऐसे ही क्लोज हो गए। समझ में आया? अगर ढेर सारे वेक्टर को ऑर्डर में लेने से ऐसे होता है तो जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। You will see many things I am telling you which are not available in your books. There are several other books available, but these things what I am saying are not available in any of the materials। वो चीजें आपको काफी मदद करेगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग में अगर आप उस नजरिए से, उस एंगल से देखो, जैसे अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं। देखो, अगर हम कहेंगे थोड़ा सा देखो यहां पर, अगर हम कहेंगे कि सपोज A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये सारा वेक्टर को लेके हम जोड़ेंगे तो जीरो होगा रिजल्टेंट। अगर ये सारे फोर्स है और ये सारा फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ गए तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स होगा जीरो, और दैट बॉडी विल नॉट मूव। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसमें से C वाला फोर्स को भगाता हूं, बच गया कौन? A प्लस B प्लस D प्लस E, ये तो जीरो नहीं होगा, C मिलता तो जीरो होता, तो C को उधर ले लो, क्या होगा? माइनस ऑफ वेक्टर C। ये चारों मिलके इसका इक्विवेलेंट अपोजिट होंगे C का, इसलिए तो जोड़ के जीरो हो रहा है। ये चारों मिलके C का इक्विवेलेंट अपोजिट होंगे, जोड़ देने से हो गया जीरो। ध्यान रखना, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसका मीनिंग को यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस। A प्लस B प्लस D प्लस E मस्ट बी इक्वल टू एंड अपोजिट टू C। ठीक है, तो ठीक है, A प्लस B प्लस D प्लस E का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या मैग्नीट्यूड होगा? सेम इज मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस C। अच्छा, अगर A का मैग्नीट्यूड 10 है, क्या आप लोगों को अभी भी याद है जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस F कितना होगा? मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज द लेंथ ऑफ द रूमर। तो
तो हम कहेंगे ये 10 है। तो हम क्या कहेंगे, अब इसका मतलब हुआ a प्लस b प्लस d प्लस e का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, c के मैग्नीट्यूड की बराबर होगा। ध्यान से देखना, c के मैग्नीट्यूड की बराबर होगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? Yes, sir. यस। Yes, sir. बेहतर समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, फोर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 12 न्यूटन, 18 न्यूटन pull a body of 5 kg in such a way that the body does not move। ठीक है, चार फोर्सेस कौन कौन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 12 न्यूटन, 8 न्यूटन, सारे एक बॉडी 5 केजी के बॉडी को ऐसे खींच रहे हैं कि बॉडी मूव नहीं कर रहा है। हाँ ऐसा हो सकता है, उधर खींच रहे इधर खींच रहे, चारों तरफ ऐसे बैलेंस करके खींच लेंगे तो कहाँ मूव करेगा, कोई इधर खींच लेगा, कोई इधर ऐसे करके खींच लेंगे, मूव नहीं करेगा। हाँ हो सकता है, बॉडी इज नॉट मूविंग। क्या दिया, इफ 12 न्यूटन फोर्स is removed, will the body move? Will the body move? If yes, then with what acceleration? क्या आप में से है कोई पहलवान इसको बताने के लायक? सोचो 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 सोचो, यहां पर हमारे पास चार फोर्स थे, कोई एक बॉडी को खींच रहे थे, ये कोई एक बॉडी था, कोई इधर खींच रहा था, कोई इधर खींच रहा था, कोई इधर खींच रहा था, तो कोई इधर खींच रहा था, ऐसे करके चार फोर्स खींच रहे थे। ठीक है ना, कोई इधर खींच रहा था, कोई इधर खींच रहा था, ऐसे करके कर रहे थे। कैसे थे फोर्सेस थे 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 18 न्यूटन, 12 न्यूटन, और थोड़ा नाम भी दे देता हूं, इसको नाम देता हूं ए, ये बी, ये सी, ये डी। बोल रहा है कि जो 12 न्यूटन वाला फोर्स था उसको निकाल देंगे। अब ऐसे खींच रहे थे कि ये मूव नहीं कर रहा था। पहले आप लोग बताओ, चार आदमी चारों तरफ से खींच रहे रस्सी लगा के, ये खींच रहा है 20 न्यूटन में, ये खींच रहा है 18 न्यूटन में, ये 10 न्यूटन में, और ये खींच रहा है 12 न्यूटन में, किसको, 5 केजी का मास, और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, चारों दिशा में पकड़ के खींच रहे हैं तो मूव नहीं कर रहा है। अब जो 12 न्यूटन में खींच रहा था उसका रस्सी टूट गया, क्या अब भी वो रेस्ट में रहेगा कि मूव कर जाएगा? चारों खींच के रखे थे, मूव नहीं कर रहा था, इसका रस्सी टूट गया, क्या ये मूव करेगा? यस, मूव करेगा। किधर को मूव करेगा? किधर को मूव करेगा? किधर को मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ 12 न्यूटन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ 12 न्यूटन। In the opposite direction. yes. और उस अब 12 न्यूटन जैसे कट गया, नेट फोर्स कितना है 5 केजी के ऊपर? What is the net force after 12 Newton is removed? After C was removed, what was the net value? 12 Newton. Yes. ये तीन फोर्स का रिजल्टेंट कितना है? 12। किधर को है? किधर को है? इसीलिए तो ये तीन इसके साथ मिलके, इसका 12 ऐसे था, इन तीनों का 12 ऐसे था, मिलके नेट फोर्स 0 होता था और ये मूव नहीं करता था। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे अब यस, देखो a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0। क्यों 0? बिकॉज द बॉडी डज नॉट मूव। क्या लिखेंगे? एज बॉडी डज नॉट मूव। आप कहोगे a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0।
हाँ ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अच्छा तो फिर 12 न्यूटन टूट गया, 12 न्यूटन टूट गया तो आप कहोगे ए प्लस बी प्लस डी कितना हो गया माइनस सी, ए प्लस बी प्लस डी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा माइनस सी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड कितना था 12, तो माइनस सी का मैग्नीट्यूड भी 12 न्यूटन ही होगा। क्या बातें समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So acceleration of the body क्या हो जाएगा? Will be equal to 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? अगर मैं केस में कुछ बदलाव लाता हूं, अनीश कुमार बताएगा 12 न्यूटन की जगह 10 न्यूटन वाले 20 न्यूटन वाले का रस्सी टूट जाता तो क्या होता एक्सीलरेशन? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो भी ऐसे। समझ में आया क्या? ये ठीक बढ़िया। तो आपको पॉलीगॉन लॉ भी समझ में आया, पॉलीगॉन लॉ भी समझ में आया, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ भी समझ में आया, पैरेललोग्राम लॉ भी समझ में आया। अब लगे हाथ आपको और एक चीज बताने वाला हूं, वो हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वो हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स।